same mass density as Earth, scientists dig a well of depth r by 5 on it and lower a wire of the same length and of linear mass density 10 to the power minus 3 किलोग्राम पर मीटर। बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। इसमें गलती हो जाती है, लोग जो है वो सीधा सीधा एमजी कर देते हैं, वो नहीं होगा। देखते जाओ क्या होगा। ये है वो स्फीयर मतलब प्लैनेट, ठीक है। यहां पर एक टनल बना दी, इस टनल में एक वायर को लोअर कर दिया, ये टनल है, और इसमें एक वायर को लोअर कर दिया, ये एक वायर है, ठीक। इस वायर में इस पॉइंट पर टेंशन पूछा गया है, सही है भाई। तो टेंशन निकालने का तरीका ये है कि वायर पर लगने वाला नेट फोर्स बैलेंस कर दीजिए। तो वो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या है, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट ले लीजिए, वेरिएबल फील्ड है, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा बेटा, लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू रो अपॉन 3 4 पाई जी इंटू एक्स। क्यों भाई, यही फोर्स लगेगा। अरे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर होता ना भाई, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखोगे, 4 पाई जी, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, क्या वायर की लेंथ क्या दी है, r बाई 5, तो r माइनस r बाई 5 कितना हुआ, 4r बाई 5, तो 4r बाई 5 से r तक। बस आ गया आंसर, क्लियर, आ गया समझ में। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ इसमें पूछना है, हाँ पूछो। हाँ एवरेज ले सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड लिनियरली वेरी कर रही है ये देखने के बाद नहीं, ये देखने के बाद कि इंटीग्रेशन जो है वो लिनियर फंक्शन का है, आप कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 2 3 4, फोर्थ में डाउट है। A spherical body of radius r consists of a fluid of constant density and it is in equilibrium under its own gravity. If Pr is the pressure at distance r less than r, then choose the correct option. ध्यान से सुनना बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ग्रेविटेशनल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये समझ लेते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, ग्रेविटेशनल प्रेशर का मीनिंग होता है कि आप किसी पॉइंट पर अगर खड़े हो तो इसके बाहर की जो लेयर्स हैं फ्लूइड की, है ना, वो उन पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा अंदर की ओर, इसके कारण से आप पर प्रेशर आएगा, ठीक। ये है ग्रेविटेशनल प्रेशर। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बोलूं कि इस लिक्विड में यहां पर प्रेशर क्यों होगा, तो आप बोलोगे इसके ऊपर का जो लिक्विड है उसके कारण। वैसे ही यहां पर ए पॉइंट पर अगर किसी ने मुझसे पूछा कि प्रेशर क्यों होगा, तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर का जो लिक्विड है उसके कारण। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर मैंने फ्लूइड में एक फॉर्मूला बताया था बच्चा पार्टी, वो बताया था dp इक्वल्स टू रो जी इफेक्टिव डॉट डी आर, याद आया। बस वो यही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव है और डी आर है इस डायरेक्शन में, मैं बाहर की ओर जा रहा हूं मान लीजिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा रो जी इफेक्टिव की वैल्यू बोलो, रो अपॉन 3 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4 पाई जी, सही है। अच्छा इनटू बोलो क्या होती है, इनटू आर, अरे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जी इफेक्टिव की वैल्यू होती है ना भाई, ठीक, इनटू डी आर विद माइनस साइन। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि जी इफेक्टिव अंदर की ओर है और आप जा रहे हो बाहर की ओर, ठीक। अब यहां से आर से आप यहां पर जा रहे हो बिल्कुल सरफेस पे, जरा ये बताइए सरफेस के बाहर क्या कोई लिक्विड है जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, नहीं है ना भाई, तो कितना प्रेशर होगा, आउटर मोस्ट पॉइंट पर 0 होगा। तो बस इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आर से कैपिटल आर, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए पी से 0, यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। हाँ बच्चा, जहां पर भी ग्रेविटेशनल प्रेशर पूछा जाए, और फ्लूइड में तो हर जगह यूज करते ही करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8
9 1 2 3 4 एक मिनट रुकेगा, साइलेंट था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। अ हाइपोथेटिकल स्फेरिकल प्लैनेट ऑफ रेडियस आर, अब हो जाएगा बेटा रो जी इफेक्टिव डॉट डी आर। ठीक है, जी इफेक्टिव की वैल्यू कैसे निकालोगे? गॉस लॉ से। ठीक, 13 पूछो, 13 क्वेश्चन। अच्छा, टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल स्टार्स मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियाई फलाना ठिकाना, मास ऑफ द स्मॉलर प्लैनेट इज एम, they start moving from rest towards each other from a large distance under mutual force of gravity. The collision between the stars is inelastic with coefficient of restitution half. Find the kinetic energy of the system just after the collision. Find the maximum separation between their centers after their first collision. तो सबसे पहली चीज तो सेंटर ऑफ मास किस पर रहेगा बच्चों? रेस्ट पर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स है, लेकिन पूरे को सिस्टम मानेंगे तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। ठीक, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करेंगे। कितनी वेलोसिटी होगी पहले ये देखना होगा। तो एक की रेडियस बच्चा पार्टी कितनी है? r, और दूसरे की रेडियस बोलो 2r। तो जरा मास और मास में और रेडियस में रिलेशनशिप निकालो। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, यही मास होता है। अरे बोलो ना यार। तो r वाले का मास अगर m है तो 2r वाले का मास कितना होगा? 8m होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो दो बॉडी टकरा रही हैं, एक r रेडियस की और एक 2r रेडियस की। इसका मास है 8m, इसका मास है m। ठीक है, इस समय पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी होगी? -gm इंटू 8m डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोलिए 3r। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चा पार्टी। अच्छा, चलिए ये बताइए कि अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कल बोलोगे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सूरो 8v होगी। तो हाफ m या सीधा सीधा हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर सुना है फॉर्मूला, वो यूज कर लो। m इंटू 8m अपॉन m प्लस 8m बोले तो 9m इंटू वी रिलेटिव बोलो 9v का इक्वस टू बोलो 0। लो जी, आगे वेलोसिटी खत्म। E बराबर हाफ दिया है। अब टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी? याद करो, v1 डैश इक्वस टू 1 प्लस EVC माइनस EV1। ये क्यों याद करें हम? हमने कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है? अरे वाह, होशियार लोग हो। और v2 डैश इक्वल्स टू 1 प्लस EVC माइनस EV2। क्या v1 v2 निकाल चुके हो? यहां से वैल्यू डाल दीजिए, ये आ गया, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आ गई। ठीक, फिर बोला है फाइनल डिस्टेंस बताइए। फाइनल डिस्टेंस बताइए, बताइए कैसे निकालें फाइनल डिस्टेंस? चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल डिस्टेंस मान लीजिए r। इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी? 0 हो गई होगी। और इनिशियल कितनी थी? v1 डैश और v2 डैश से सेपरेट हुए होंगे दोनों लोग, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m इंटू 8m अपॉन m प्लस 8m 9m v1 डैश प्लस v2 डैश का होल स्क्वायर। अरे बोलो ना, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक अभी पोटेंशियल एनर्जी और एक r डिस्टेंस के बाद पोटेंशियल। क्या चीज समझ में आया? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14। अरे 13 समझ में आ गया? हाय तौबा तो नहीं मच गया? नहीं। 15
16, 17। आंसर की पूरी पूरे में डाउट है। अच्छा, और अगली वाली शीट मिल गई थी? नहीं मिली अभी? नलायको। अच्छा, की कर पाए? कितने लोगों ने ट्राई कर लिया करंट वाला? 1 2 5 क्वेश्चन, शुरू के 5। अच्छा, शुरुआत के 5 कितने लोगों ने कर लिए? मिली ही नहीं। और कल सर ने कहा भी था ले लेना, सर हम तो लेंगे लेकिन मिले तो, बोला था। अच्छा, अभी आई तो जिनको पहले मिल गई थी उनकी कहां से आई थी? अच्छा, उसके बाद फिर प्रिंट आउट नहीं आया होगा दोबारा, खत्म हो गया होगा। तो लूट लेते हैं क्या यहाँ पर लोग? ऐसा होता है क्या? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, लास्ट क्लास में कुछ ये चल रहा था, डाइपोल डाइपोल खेल रहे थे क्या? नहीं यार, आगे पहुंच गए थे हम लोग तो। हाँ, अच्छा अब याद आ गया। करंट में हम लोग ने एक क्वेश्चन आपको दिया था, हम लोगों ने नहीं, मैंने दिया था आपको करने के लिए। फिर वो क्वेश्चन डिस्कस भी हो गया था शायद। प्रूफ करो कि अंदर चार्ज जीरो होता है, चार्ज डेंसिटी। फिर पूछा था कि अगर अंदर चार्ज जीरो है तो फिर आखिरकार, हाँ, करंट आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से? तो सरफेस चार्ज के कारण। ये बात डिस्कस हो गई थी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से रिलेटेड बातें। अब आते हैं ओम्स लॉ, मैक्रोस्कोपिक, ईएमएफ। ईएमएफ की डेफिनेशन बोलो। यूनिट चार्ज। ईएमएफ का की डेफिनेशन लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एक्सटोनियस एजेंट, एक्सटोनियस फोर्स। इट इज एन इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक force present inside the conductor having work done, having non-zero work in complete circuit, having non-zero work on charge, on moving in complete loop of the circuit। ध्यान से सुनना, क्या है एक्सोनियस फोर्स? ये बताइए कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ बल्ब लगा दिया है, फलाना है, ढिकाना है, सब बोल दिया हमने, ठीक है। अगर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का क्लोज्ड इंटीग्रल कितना होता है? कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क एक क्लोज लूप पे कितना होगा? तो बताइए फिर हीट लॉस होगा कैसे? भाई अगर रेजिस्टेंस है या बल्ब जल रहा है तो हीट लॉस होना चाहिए कि नहीं? हीट लॉस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हीट लॉस आएगा कहां से अगर कोई वर्क ही नहीं कर पा रहा? इसका मतलब किसी भी क्लोज सर्किट में करंट होने के लिए ये आवश्यक है कि कोई ना कोई फोर्स क्लोज लूप में नॉन जीरो वर्क करे, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो नहीं सकता, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होना ही चाहिए। दैट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एक्सटोनियस फोर्स। क्लियर? एंड वर्क डन बाय दिस एक्सटोनियस फोर्स
per unit charge is called EMF in the loop. हाँ, ये डेफिनेशन है ईएमएफ की, बस यही डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है केवल, और कोई डेफिनेशन है भी नहीं। ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नियस फोर्स पर यूनिट चार्ज इन द लूप इज कॉल्ड ईएमएफ इन द लूप। किसी ने कहा अच्छा एक बात बताइए, ए से बी तक कितना ईएमएफ है? तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नियस फोर्स पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ईएमएफ बिटवीन ए बी। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, इसको लिख लो, नहीं तो तुम कभी भी कचरा करके चले आओगे। अरे नहीं करनी यार इंस्टॉल अपडेट, ना रात में करेंगे, रिस्टार्ट टू नाइट कर तो दिया बे। हाँ, रात में होते रहना। अरे क्या शानदार राइटिंग है बे मेरी, है ना? यहाँ से और अच्छी लगती है। तारीफ कर दो, पैसा नहीं लग रहा तुम्हारा। समझी मन कह रहे हैं इतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक, हाँ अब अच्छी लग रही सर। हमें तो रिफ्लेक्शन आ रहा, थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत है दिख रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। हाँ? चलो भाई, तो ये है ईएमएफ की डेफिनेशन, जान लीजिए। ईएमएफ जो है बिल्कुल वैसे ही है भाई साहब, जैसे कि ये भाई साहब जो है यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर एक ऑयल चैम्बर है, इस जगह एक ऑयल चैम्बर है, ऑयल भरा हुआ है, और यहाँ पर बॉल निकलने का अरेंजमेंट है, लेकिन ऑयल नहीं निकलेगा। है पैसा बनाया भाई, अरेंजमेंट है, पैसा ऐसा लगा के। यहाँ पर बहुत सारी बॉल हैं, ये यहाँ से बॉल उठाते हैं, यहाँ रख देते हैं, कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी वीटी से फेंक देते हैं, जो टर्मिनल वेलोसिटी इस ऑयल के लिए चाहिए उससे फेंक देते हैं। ठीक, तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, बॉल की बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जब बॉल यहाँ पहुँच रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ ही नहीं रही, टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, तो कहाँ गई एनर्जी? विस्कस फोर्स के अगेंस्ट खर्च हो गई। ऑयल क्या हो गया होगा? गर्म हो रहा होगा। ये हैं ईएमएफ भाई साहब, जो भाई साहब दिख रहे हैं ना, यही ईएमएफ है, और जो विस्कस फोर्स दिख रहा है वो रेजिस्टेंस। ये यहाँ से बॉल उठाते हैं, हाई पोटेंशियल पे रखते हैं, ठीक, बॉल जाती है, यहाँ गिरती है, यहाँ पर लो पोटेंशियल पे जाने पे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ी, कहाँ गई? हीट लॉस में। समझ में आई बात? ये नहीं होते, ये नहीं होते। क्या ये बॉल अपने आप घूम सकती थी और हीट लॉस भी कर सकती थी? इसलिए इनका होना जरूरी है। क्या इनका नेचर ग्रेविटी, ये कंजर्वेटिव है, मतलब बॉल ऊपर उठाने में जितना वर्क करेंगे उतना ही नीचे लाने में वर्क करेंगे। ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते तो उठक बैठक में थकान नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, खूब उठक बैठक लगाओ, वर्क तो हुआ ही नहीं सर, मस्त एकदम, हाँ 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 क्या फ्रेश है, कोई टेंशन। ऐसा तो नहीं है, तो नॉन कैसे हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? हाँ, तो एक नॉन, तो पूरे लूप में घूम करके ये आदमी वर्क कर रहा है, और इसी का कमाल है कि यहाँ पर ये हीट आ रही है। तो ग्रेविटेशन फोर्स ने किया क्या? बेवकूफ बनाया, यहाँ पर अपने ऊपर वर्क कराया इस आदमी से, इस आदमी से अपने ऊपर वर्क करवाया, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़वाई, बड़ा बे बड़ा बड़ा बढ़वा ली, और यहाँ पर आकर के खर्च कर दी। टोटल कितना किया? 0। एक्चुअल में कौन कर रहा है? आदमी। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स का काम क्या रह गया? एनर्जी ट्रांसपोर्ट, एनर्जी ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है? इस जगह इस सर्किट में टोटल वर्क तो 0 ही करता है, कोई कहेगा, तो फिर काम क्या है इसका? एनर्जी ट्रांसपोर्ट। बैटरी यहाँ नहीं आ सकती, तो बैटरी से यहाँ काम करवा लेता है, अपने ऊपर पोटेंशियल बढ़ा लेता है, और यहाँ कर देता है पॉजिटिव, यहाँ करा लेता है नेगेटिव, खुद करता है 0।
लेकिन एनर्जी को कर दिया ट्रांसपोर्ट, बैटरी से खींचा रेजिस्टेंस को दिया, बैटरी से खींचा रेजिस्टेंस को दिया, टोटल वर्क 0, लेकिन काम का है कि है, बहुत काम का। ठीक, आई बात समझ में? हाँ, तो ये है ईएमएफ का कमाल। पोटेंशियल डिफरेंस, कोई आज के बाद बोल दे पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है, लगा देना कल खींच के, ये भाई इन दोनों में कोई रिलेशन भी है क्या? एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है और एक कुछ और है, दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए ये तो थी एक डेफिनेशन वाला गेम। अब सर्किट सॉल्विंग के तो तुम वैसे भी बादशाह हो, है कि नहीं? यही तो सीखा है 4 साल, 9th से सीखते आ रहे हो सर्किट सॉल्विंग, है ना? हाँ, तो इस पे तो कुछ बताने का फायदा है नहीं, इस पे तो तुम हमें पढ़ा दोगे, है ना? तो इसलिए इस पर हम ज्यादा बात करने जा नहीं रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं आपको। अच्छा, एक एक करके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मीटर ब्रिज के बारे में क्या ख्याल है? एंड करेक्शन ऐड कर दिया जाता है हमेशा, बस ध्यान रखो, खत्म। पोटेंशियोमीटर के बारे में क्या ख्याल है? आता है पोटेंशियोमीटर? अच्छा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में दिक्कत है? हाँ, नहीं नहीं, पूछ तो चुका ही है एक बार आईआईटी में, एक ही बार पूछा और सिलेबस में लिखता है हर बार, तो फिर पूछा तो जा ही सकता है। हाँ, केवल यही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। चलिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स देख लेते हैं, ठीक है? बनाइए पोस्ट ऑफिस बॉक्स फिर मेरे साथ, बढ़िया ड्राइंग। ये एस, यहां 3 कनेक्शन है, कनेक्शन ए, बी, सी और डी। ठीक, यहां से ये जॉइंट है, यहां पर वायर्स को कनेक्ट किया जाता है। अब इसमें लगे रहते हैं रेजिस्टेंस या कीज होती हैं, कैसी? 10, 100, 1000। यहां पर भी 10, 100, 1000। ठीक, ये की का मतलब क्या होता है? ये की क्या होती है? स्लॉट होता है एक, ठीक, उस स्लॉट में ऐसा एक स्लॉट बना रहता है, उस स्लॉट में एक की इंसर्ट की जाती है। क्यों भाई? अच्छा बताइए, की इंसर्ट करने पर रेजिस्टेंस एक्टिवेट होता है या हटाने पर? अरे यार होशियार बच्चे हैं यार लोग, है? वो कैसे होता है कि यहाँ नीचे वो रेजिस्टेंस लगा रहता है इस जगह 10 ओम, जब की लगा देते हैं, की होती है कॉपर की, तो ये कर देती है शॉर्ट सर्किट, तो की लगाने पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं होता। की हटाने पर वो रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है जिसे आपको एक्टिवेट करना है। क्लियर? ठीक, इसके बाद कहानी शुरू होती है और भी बहुत सारों की। 1, 2, 2, 5, 1, 2, 2, 5। ये आपने ध्यान दिया हो तो आपने 1 का सिक्का देखा होगा, 2 का सिक्का देखा होगा, 5 का सिक्का देखा होगा, 3 का सिक्का नहीं देखा होगा, ना 4 का देखा होगा। क्यों भाई, है कि नहीं? 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है, 300 400 का नहीं। इकोनॉमिकली हमें पड़ती हैं 1, 2, 2, 5, इससे सारे नंबर कवर हो जाते हैं और इकोनॉमिकली भी पढ़ते हैं, इस कारण से 1, 2, 2, 5 यूज किए जाते हैं। ठीक, तो ये है 1, 2, 2, 5 ओम। फिर उसके बाद 10, 20, 20, 50 ओम।
फिर यहाँ पर 100, 200, 200, 500, आफ्टर दैट 1000, 2000, 2000, 5000। तो ये है 100, 200, 200, ये ओम है भाई, है ना? ये कोई डाउट? अरे 100 नहीं है बे, ये 10 है। 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500। ये लो, ये 200, 500 सुन करके पत्ते नाच रहे हैं। कल कितने कमाए रक्षाबंधन में? हमें 500 का नोट ही दिया है। कल की परसों, कल भी तो बनाया गया रक्षाबंधन कई जगह ना। वो परसों कुछ था, पता नहीं क्या, नक्षत्र खराब थे। अच्छा, अरे वाह यार, नक्षत्र तो कल भी खराब थे, 7 बजे तक सही थे। अच्छा, ये था, ये है असली पंडित। यार सुनने में आ रहा है अगली साल वाले बच्चों के लिए, सुन लिया? तो जो उनको अगली साल देना है, उनका कंपटीशन हो सकता है कि उनके कंपटीशन में 12th के सारे बच्चे बैठे हैं, सारे, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स, आर्ट्स, सारे बच्चे उनके साथ बैठेंगे। एक एग्जाम होगा CUET, दीजिए अपना। अरे हमको तो बहुत फायदा है यार, और क्या, एज ए टीचर तो बहुत फायदा है भाई। मेडिकल वाला बच्चा वो कहेगा यार इनसे फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उनके फिजिक्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो हम भी इन्हीं से पढ़े, मेडिकल वाले से क्यों पढ़े? क्यों भाई, है कि नहीं? ये थोड़ी टफ पढ़ाते हैं, हाँ, तो इनकी फिजिक्स जो है, इनकी ही, और कंपटीशन इन्हीं के बच्चों से होना है भाई। कंपटीशन तो फिर फिजिक्स में उनको तुम्ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, है ना? तो हमें तो बहुत फायदा है, हम ज्यादा लोग को पढ़ाएंगे, है? नहीं, एडवांस नहीं आए, एडवांस बर्दाश्त ही नहीं करेगा। यही तो कारण है कि हम अपना लेवल नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि एडवांस देना है हमारे बच्चों को, तो हमें तो ऊपर रखना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई मेंस क्या है, क्या एडवांस के लिए मेंस तो क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो क्वालिफाइंग IIT वालों ने क्या किया, IIT वालों पे बहुत प्रेशर था कि कॉमन एग्जाम आप पार्टिसिपेट करिए, आप भी कॉमन लोगों में आइए, आप अपनी ऐंठ जरा कम करिए। इन्होंने कहा ठीक है, कम कर देते हैं मेंस में, ये हमारा क्वालिफाइंग राउंड हो जाएगा, इसमें चू चपड़ कोई नहीं करेगा एडवांस में। तो एडवांस उनका अलग होता है। अब जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो तुम चाहे जैसे कराओ यार, हमें क्या लेना देना, हमारी तुम हेडेक ही तो कम कर रहे हो भाई। 12 लाख में से हमें केवल 2-2.5 लाख का एग्जाम दिलाना पड़ता है, ये फायदा हो जाता है हमको, है कि नहीं? ये इसलिए एडवांस तो होगा बेटा, तो तुम लोग को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ज्यादा, है क्या? हो गया तुम लोग का? अच्छा, कुछ लोगों का तो हो गया, कुछ लोगों को तो अगले साल भी देने का मन होगा। नहीं 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 नहीं, फिर भी अच्छी बात है, सोचना भी नहीं है, अभी इसी साल सोच लो। तो यार ये फिर इसमें करना क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है, आधारित है व्हीट स्टोन ब्रिज पर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज पहले बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। व्हीट स्टोन ब्रिज में आपने क्या भाई देखा है? आपने देखा है कि गैल्वेनोमीटर होता है और बैटरी होती है। जरा आप ये देखिए कि हर एक टर्मिनल से कितने वायर निकल रहे हैं। 2 रेजिस्टेंस वाले वायर हर एक टर्मिनल से निकल रहे हैं, रेजिस्टेंस वाले। गैल्वेनोमीटर और बैटरी की बात नहीं कर रहा हूं, निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? चलो देखो यहां पर, क्या B से दोनों तरफ रेजिस्टेंस है? अच्छा, क्या C के दोनों तरफ रेजिस्टेंस है? लेकिन क्या A के दोनों तरफ रेजिस्टेंस है? क्या D के दोनों तरफ रेजिस्टेंस है? नहीं है। तो यहां पर लगाना पड़ेगा एक अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो वो रेजिस्टेंस लगता है A और D के बीच में। कैसे पहचाने, क्या ये समझ में आ गया? ठीक, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं मूवमेंट आर्म कर रहा हूं, रेशियो आर्म।
रेशियो आर्म, ठीक, ये कर दो B, ये है C, ये है A, ये हो गया फिर D, और ये है X अननोन रेजिस्टेंस। और तुम्हारे सिलेबस में है यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर, अननोन या अननोन रजिस्टर, ठीक, ये तुम्हारे सिलेबस में है ये वाला एक्सपेरिमेंट। अब गैल्वेनोमीटर जहां जुड़ा है वहां जोड़ दो, तो बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, जोड़ दीजिए साहब, ये लीजिए। फिर सी और ए के बीच में बैटरी जोड़ी है, सी और ए के बीच में बैटरी जोड़ दीजिए, ये लीजिए, हो गया कनेक्शन कंप्लीट। सबसे पहली चीज तो कनेक्शन कैसे लिया जाता है, क्या कनेक्शन बनाना समझ में आ गया। क्या करना है, ये बनाना है, वो एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना है, ठीक, ये दोनों को रेशियो आर्म लेते हुए ये देखना है कि यहाँ नॉन रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये डायग्राम बना लेना है। फिर जहाँ पर जिन दो पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर, उन दो पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, जिन दो के बीच में बैटरी, उन दो के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक। यही क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है कि बताइए अननोन रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट होगा, ठीक, एक तो यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कनेक्शन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब रेजिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं बच्चा पार्टी, जरा ये देखिएगा। मेजर करने का तरीका है कि सबसे पहला हमने रेशियो रखा, मान लेते हैं ये है R1, ये है R2, ये है R, तो सबसे पहले तो X की वैल्यू नल पॉइंट पर आएगी क्या, मैं बोलूंगा R इंटू R1 बाई R2, यही X की वैल्यू होगी बच्चों, होगी, ठीक, सही। तो मैंने सबसे पहले रेशियो रखा 1:1, मतलब ध्यान से सुनना, मैं टेबल बना रहा हूं एक्सपेरिमेंट की, सीरियल नंबर, ठीक, सीरियल नंबर में सबसे पहले R1, फिर R2, फिर वैल्यू ऑफ X लाई बिटवीन, और फिर उसके बाद R, नहीं, एक मिनट रुकना जरा, X तो पता ही नहीं है, R लाई बिटवीन और उसके बाद X लाई बिटवीन, देखते जाइएगा जरा, ठीक। सबसे पहला सीरियल नंबर 1 हमने इसको रखा 10-10, मान लीजिए अननोन रेजिस्टेंस पहले से ही मान लेते हैं 12.234 ओम है, मान लीजिए 3 डिजिट तक ये है। और हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स में हम कहां तक कैलकुलेट कर पाते हैं, जरा देखते हैं, ठीक। तो ये बताइए, जब मैं 10:10 रखूंगा R1 R2, तो ये वाला क्या 12.234 यूज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बेवकूफो, यहां सिर्फ इंटीजर है भाई, ये वाली आर्म R को रिप्रेजेंट कर रही, चेक करो, C से D के बीच, ठीक। तो आप क्या करोगे, 1 हटाओगे, 2 हटाओगे, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। जब आप 12 पर पहुंचोगे तो नल पॉइंट के आसपास होगे कि एग्जैक्ट नल पॉइंट पर होगे, अच्छा, फिर 13 हटाओगे तो क्या होगा, फिर से आसपास होगे, लेकिन ये गारंटी, एक बार डिफ्लेक्शन इधर आएगा, एक बार डिफ्लेक्शन इधर आएगा, ये पता चल जाएगा, अरे पता चल जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि अगर R की वैल्यू 12 और 13 के बीच में आ रही है तो X की वैल्यू भी 12 और 13 के बीच में होगी। यहां रख के देखो भैया, X बराबर R की वैल्यू 12, 1 आ गया ना रेशियो, और एक बार 13, तो X की वैल्यू 12 और 13 के बीच में होगी। एक बार 12 पे डिफ्लेक्शन एक साइड और 13 पे डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड। अरे बोलो ना यार, कंफर्म है, कोई डाउट है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि सेकेंड केस में ध्यान देना जरा, मैं
ये रेशियो ले रहा हूं 10:100 का, 10:100 का। क्या x की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? इससे x की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? तो बोलिए r की वैल्यू, अरे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, मैं बताता हूं, तुम लोग होशियार हो ना इसलिए। R2/R1, चलो बताओ इस बार R2/R1 कितना है? 10 है, ठीक। इसका मतलब R की वैल्यू 120 से 130 के बीच में होगी, तो यहां पर शुरू करो 120 से, यहां शुरू ही 120 से करो। 120, 121, 122, जरा देख के बोलो, 122, 123, कहां पर डिफ्लेक्शन होगा? 122 और 123 पर अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा। अरे नलायको, समझ में आ रहा है? हाँ, तो 122, 123 पर डिफ्लेक्शन हुआ, तो हमने गेस कर लिया कि रेजिस्टेंस कहां के बीच में होगा? 12.2 से 12.3 होगा। अरे होगा। अगली बार रेशियो लीजिए साहब, 10:1000। अरे अब समझ में आ गया गुरुजी, 1220 से 1230 के बीच में होगा। अरे होगा। तो शुरू किया 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, कहां पर डिफ्लेक्शन इधर उधर होगा? 1200, 1223 और 1224 पर। तो हमने बता दिया रेजिस्टेंस होगा 12.23 एंड 12.24 के बीच में। इसके बाद हमारे पास कोई मूवमेंट आर्म है नहीं। फाइनल आंसर लिखा जाएगा x इक्वल्स टू 12.23 प्लस 12.24 डिवाइडेड बाई 2। आंसर इज 12.235 और एक्चुअल में कितना था? 12.234। हम इस तरीके से पोस्ट ऑफिस बॉक्स से मेजरमेंट लिया जाता है। आई बात समझ में? हाँ, क्यों नहीं आएगा? पूरा टेबल, पूरा एडवांस में पैराग्राफ के फॉर्म में वो क्या पूछ सकता है, तुम्हें क्या पता? बिल्कुल, वो टेबल बना करके फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा। करो, क्यों भाई? हाँ, और एडवांस में तो वही चीज पूछी जाती है जो कम लोगों को आती है। जब आ जाती है तब उस पर कोचिंग वाले रिसर्च करते हैं कि अच्छा आ गया, ठीक है, अब रिसर्च करते हैं, और फिर उसको खूब पढ़ाया जाता है, खूब पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा कहे अरे वाह, ये क्वेश्चन हमसे हो जाता है। हाँ, और अगली बार कुछ और पूछ लेता है। तो फिजिक्स ऐसे ही तो पढ़ते हैं बहुत बहुत सारे लोग, क्वेश्चन कर करके खूब क्वेश्चन करते हैं। सर कौन सी किताब लगा लें? बेटा ये लगा लो। सर लगा ली। एक और बताइए सर, ये भी लगा लो कि रिवीजन की बारी आई। सर रिवीजन कैसे करें? क्वेश्चन करो, फिर से सारे करो जो किए थे, हो गया रिवीजन, साफ, बिल्कुल सब। हाँ, मैं अभी तक जहां पढ़ रहे थे वहां पर दो जगह हो गया। नहीं, इसमें कोई बुराई भी नहीं बेटा। नहीं बेटा, बच्चे हो, तुम्हारी एज में सबके साथ यही होता है, और सब बच्चे जाते हैं अपने टीचर से इतना अटैच हो जाते हैं कि हो जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं, मतलब उसमें अपने आप को गिल्ट फीलिंग मत लाओ, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं हुआ होगा, सही कह रहे हो, मुझे पता है, लेकिन ठीक है, मतलब ला ये चाय इधर ला बे। हाँ, लेके भाग। ठीक, कोई चाय है तो नहीं पिएगा? बहुत बढ़िया, देना नहीं। जब ऐसे ही पूछ रहा था कि चाय पीनी नहीं चाहिए, ये बताना चाहता था। पीनी नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। हाँ हाँ, इस एज में, तुम्हारी एज में चाय अच्छी चीज नहीं है, मेरी एज में ठीक है ना? कम एज में चाय पी सकते हो, ज्यादा में नहीं। हाँ, तू क्या कह रहा था? फिर उसके बाद गड़बड़ होगी फिजिक्स है। तो केवल फिजिक्स पढ़ने जाते थे या सारे सब्जेक्ट आइजैक में? केवल फिजिक्स जाते थे। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट का क्या स्टेटस रहा बेटा?
बाकी सब्जेक्ट ठीक थे। मतलब और अच्छा हो सकता था, तुम ये कहना चाह रहे हो कि कोई बात नहीं। और तो वहां पर मतलब तुम यही कहना चाह रहे हो कि वहां न्यूमेरिकल कर करके ही फिजिक्स सीखी है। लेकिन वहां पर तो हेडिंग तो वो थी ना, क्या डे बोर्डिंग क्या कुछ था। हाँ, कोई डाउट नहीं बताता था 8 से 8 पे। अच्छा, नहीं नहीं, और कोई सर लोग नहीं थे वहां पर डाउट बताने के लिए, कोई सर। हाँ, सुनने में आ रहा है आपको शायद वो फिजिक्स वाला में मर्ज हो रही है ऐसे, में मर्ज हो गई है। हैं? दो टीचर गए हैं, लेकिन मेरे को तो कोई बता रहा था कि पूरी मर्ज हो गई है, बिल्डिंग भी ले ली। नीट वालों को, उन्हें आइजैक की बिल्डिंग दी जा रही है। और चलो खैर कोई नहीं, उसको बात करने का फायदा क्या है, जो हो गया सो हो गया। व्हीट स्टोन पोस्ट ऑफिस बॉक्स समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट किसी को? नहीं है तो आगे बढ़े। और तुम अपनी तरफ से बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई दर्द हो? कभी नहीं पढ़ना, कभी पढ़ना ही नहीं तुम। स्टार डेल्टा सिलेबस में भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है और जरूरत भी नहीं पड़ती। आवाज बंद रखो, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब उसमें जो सिमेट्री के क्वेश्चंस किए तुमने बस उन्हीं को वापस से दे, ठीक है ना, और कोई ज्यादा खास चीज। शंट वाले क्वेश्चन मतलब कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले तो 1 मिनट प्लीज आवाज बंद रखो। शंट का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। पैरेलल में कोई भी चीज को लगाने को शंट बोलते हैं, ठीक। अगर कुछ नहीं बोला गया तो रेजिस्टेंस लगाया गया है, और अगर कुछ और बोला गया है तो वो जाहिर सी बात है बोला जाएगा। तो शंट का मतलब पैरेलल में लगाना, बस इतनी सी चीज है। इसके अलावा क्या डाउट है तेरा? मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मतलब कोई क्वेश्चन लाके दे, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ये बेटा, ये सिंपल सी चीज है। हाँ, करंट डेंसिटी में, हाँ कौन सा क्वेश्चन आया था? लीकेज करंट की बात कर रहे हो क्या? लीकेज करंट, लीकेज करंट, लीकेज करंट, देख लो लीकेज करंट के बारे में बता देता हूं। अभी तो कैपेसिटर तो पहले पढ़ ले, तब तो लीकेज करंट पे आएंगे। चलिए भाई कैपेसिटर पे आ जाते हैं फटाक से। हाँ भाई चलो बताओ, शुरू करते हैं जैसा मैं हमेशा करता हूं। क्या डेफिनेशन? तो कैपेसिटर की डेफिनेशन कौन लल्ला बताएगा? देखते हैं कौन बताता है। आती किसी को डेफिनेशन कैपेसिटर की? बता। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अच्छी बात है। डेफिनेशन नहीं है ये यूज है उसका, एप्लीकेशन। डेफिनेशन कोई बताना चाहिए। शाबाश, यही डेफिनेशन, यही डेफिनेशन। कैपेसिटर की डेफिनेशन लिख लीजिए नालायको। अ कॉम्बिनेशन ऑफ
two conductors having equal and opposite charge kept very close to each other. तो अब यह बात आती है कि y इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, y वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक। बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो पर्पस है वो है टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ठीक है, यही पर्पस है इसका। तो लोगों ने कहा कि कैसे हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं या चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो एक बंदे ने कहा ऐसा करो, एक कंडक्टर को चार्ज दे दो, लेके घूमो, हो गया स्टोर। क्यों भाई, जहां यूज हो वहां पर यूज ले लो इसको एक एंड को अर्थ कर दो, ये स्विच लगा दो या बल्ब लगा दो, जो यूज करना हो कर लो इसका, ठीक। इस पे क्या दिक्कत है? क्योंकि इसमें तो बहुत दिक्कत है। कैसे कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो इनफाइनाइट पे खत्म होंगी। तो जब आप इसको लेके टहलोगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम कुछ लेके जा रहे हो। भाई जितने भी डिवाइस होंगे, जो इलेक्ट्रोसेंसिटिव डिवाइस होंगे, वो सारे के सारे हिलेंगे। और ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, दुनिया को परेशानी हो रही है, ठीक। तो फिर ऐसा काम करो तो दुनिया वालों को पता ना चल पाए और चार्ज ट्रांसफर भी हो जाए। तो हमें पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो जगह खत्म हो सकती है, या तो इनफाइनाइट पे खत्म हो सकती है या तो नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो सकती है, दो ही जगह खत्म हो सकती है। तो एक काम करो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साथ में लेके टहलो। कि फायदा क्या कि जो फील्ड लाइन इससे निकलेंगी वो सारी इस पे खत्म हो जाएंगी, और जितना पास पास रखोगे उतना ही ज्यादा फील्ड अंदर कंडेंस रहेंगी। इसीलिए इसका एक और नाम है कंडेंसर। फील्ड कंडेंस कर देता है। बाहर फील्ड कितनी? 0। चार्ज आप लेके टहलो खूब मस्त, कोई टेंशन नहीं। जहां यूज करना हो वहां अर्थ की जरूरत भी नहीं है। इन्हीं दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, चार्ज का फ्लो मिल जाएगा। कहाँ जरूरत पड़ती है? बहुत जगह जरूरत पड़ती है। जैसे डेफिब्रिलेटर। डेफिब्रिलेटर क्या होता है? जो मूवीज में देखते हो, जब ऐसे 2 प्लेट लेकर के छाती में लगा दिया जाता है कंफर्म करने के लिए कि मरा है ना। मतलब हमें तो यही लगता है कि सब कंफर्म करते ना, नहीं मर रहा तो मार देते उसको, निकल गई जान, ठीक, बढ़िया। देखा आपने कि नहीं देखा? हाँ, तो वो डेफिब्रिलेटर कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर के थ्रू चार्ज, आदमी के थ्रू उसको डिस्चार्ज करते हैं कैपेसिटर को। आदमी उसमें शॉर्ट सर्किट का काम करता है, लगा दिया तो यहाँ से करंट जाती है, फ्लो करती है, वो हार्ट को थप्पड़ मारती जाती है। हार्ट अगर उड़ गया तो अच्छी बात, नहीं उठा तो कोई बात नहीं, कोशिश कर ली जाती है भाई एक बार उड़ जाए शायद थप्पड़ मारने से, है। तो वो है डेफिब्रिलेटर, जहाँ इसका यूज है। आज की डेट में इसका यूज जबरदस्त जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस में कैपेसिटर का बहुत जबरदस्त चीज। एसी सर्किट्स में कैपेसिटर का कुछ ज्यादा ही योगदान है, क्योंकि डीसी में तो फिर भी इनका योगदान कम है। एसी सर्किट्स में तो ये फिल्टर सर्किट्स में काम आते हैं। जो आप ये वॉकमैन लेकर के घूमते हो, जितने ज्यादा कैपेसिटर्स होंगे उतना ही अच्छा वॉकमैन काम करेगा। वॉकमैन बोलो या स्टीरियो सिस्टम बोलो। स्टीरियो सिस्टम में क्या होता है? एक बूफर होता है, एक ट्विटर होता है। ट्विटर में पतली आवाजें आती है, छन 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 छन, और बूफर में डम 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 बेस होता है। अब एक चिप लगाई जाती है, वो चिप ये डिसाइड करती है कि ढम ढम इसमें भेजनी है, छन छन इसमें भेजनी है, समझे? ढम ढम भेजनी है जो ढम ढम अच्छा बजा लेता है, स्पीकर बूफर बोलते हैं उसको। और छन छन भेजनी है ट्विटर में, जो छन छन अच्छा बजा लेता है। क्योंकि अगर ढम ढम ट्विटर में चली गई तो ट्विटर ढमढमा जाएगा, फूट जाएगा। और अगर छन छन चली गई बूफर में तो हो सकता आवाज भी सुनाई ना पड़े, वो बोले भी नहीं, ऐसे ही रहे, वो छन छन को सुनाई नहीं देगा, मतलब सुनेगा ही नहीं, वो चल भाई चल। तो एक चिप का काम होता है म्यूजिक को 2 पार्ट में डिवाइड करना, छन छन को अलग भेजना, बूफर को अलग भेजना। ये काम कौन करता है? कैपेसिटर और इंडक्टर मिलके। कैपेसिटर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता। तो कैपेसिटर वाला रास्ता जाता है ट्विटर में और इंडक्टर वाला रास्ता जाता है बूफर में। इंडक्टर कहता है हाई फ्रीक्वेंसी को मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स के यूज है
जो फिल्टर सर्किट्स में होते हैं। तो कैपेसिटर का यूज जो हम पढ़ते हैं पहली बार, टू स्टोर एनर्जी, ये वन ऑफ द यूज है आज की डेट में, और अब तो बहुत ही कम यूज होता है। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कैपेसिटर का यूज काफी कम, इन मैक्रो डिवाइसेस में काफी कम है, बाकी तो बहुत ज्यादा है माइक्रो डिवाइस में, चिप वगैरह में बहुत ज्यादा, ट्रांजिस्टर सर्किट्स में। खैर हम आगे बढ़ते हैं, ये है डेफिनेशन। ठीक, अब तुम्हारे सिलेबस में इसके अलावा एक और चीज की कैपेसिटी होती है, और वो होती है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर एक ये कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी ने कहा कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर तो उसका मीनिंग होता है, ध्यान से सुनना, इसको क्यू चार्ज दे दिया और एजम्पशन इसमें साथ में रहता है। एजम्पशन है सेकेंड प्लेट एट इंफिनिटी। इस एजम्पशन के साथ कैपेसिटी निकाली जाती है। ठीक, प्रैक्टिकल यूज होता है नहीं होता, लेकिन यूज होता है मैथमेटिकली, क्वेश्चंस में यूज होता है। तो कैसे यूज होता है, ये एज्यूम कर लिया जाता है कि इनफाइनाइट पर दूसरी प्लेट है। ठीक, तो Q बराबर CV में पहले Q क्या हुआ करता था इन कैपेसिटर, व्हाट इज Q, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर और चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ध्यान रख लेना, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो Q ऑन पॉजिटिव प्लेट हुआ करता था, और V क्या होता था पहले, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर Q क्या है, नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, क्या है V, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। यह अंतर है। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर अलग चीज है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर अलग चीज है। क्लियर, समझ में आ गई बात। ठीक, अगली चीज होती है स्ट्रे कैपेसिटेंस। नाम लिखा है, सुना है इसका, स्ट्रे कैपेसिटेंस। इस पर एक क्वेश्चन भी है तुम्हारे O2 में था। क्या क्वेश्चन है देखो जरा, कहा गया हमसे कि दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं। ठीक, बाहर वाले को अर्थ कर दिया गया, अंदर वाले को क्यू चार्ज दे दिया गया, इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी निकालिए। ठीक, इस पूरे सिस्टम की। तो यहाँ क्यू है तो यहाँ क्या होगा, एग्जैक्ट माइनस क्यू होगा। क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ गए, क्या इसकी कैपेसिटी सीधा सीधा स्फेरिकल कैपेसिटी वाले कंडक्टर से आ जाएगी। ठीक, किसी ने कहा नहीं 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 कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा क्या, ये अंदर वाले को अर्थ किया है, बाहर वाले को ऐसे ही रखा। अब बाहर वाले को क्यू चार्ज दो, ये रेडियस है, ये रेडियस बी, पता है यहाँ पर कितना चार्ज आएगा। हाँ, मंडे का ऑफ रहेगा बच्चा पार्टी। अबे कह रहा क्यों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारत हमको जान से प्यारा है भैया, है कितना प्यारा है कि हम क्लास नहीं आएंगे। असली बात ये है। तो छुट्टी है भाई, कल तो संडे पे, अच्छा कल उसकी जगह क्लास हो जानी चाहिए यार। ऐसे पढ़ने वाले लौंडे तो मतलब कमाल कर गए भाई, ये कहां से आए तुम, इसी हिंदुस्तान की हो ना वे। 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, अच्छा पेपर है इसलिए तुम चाह रहे हो कि एक भी दिन ना छूटे हैं। क्लास नहीं होती तो क्या आवारा गर्दी ज्यादा हो जाती है। कल पेपर है, अबे कल पेपर है, हाँ एलन में। अच्छा यहां पर भी है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अरे इधर देख लो, -a/b, ये भी तरस रहा है तुम्हारी निगाह को। -a/q चार्ज आएगा इस पर, कैसे आएगा, पोटेंशियल 0 करके देख लेना। तो यहाँ पर कितना आएगा, +a/bq आएगा। अब बताइए बाहर 0 आएगा कि नहीं, नॉन 0 आएगा। सीधे भाई सुअर कहेगा, गड़ाई ले रहा है। यहाँ 0 आएगा कि नॉन 0 आएगा, जल्दी बोलो। नॉन 0 आएगा, तो नॉन 0 आएगा तो फिर तो ये कैपेसिटर वो तो हुआ नहीं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो अब यहाँ पर जो नॉन 0 चार्ज आएगा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कैपेसिटी निकालनी है तो इनफाइनाइट पर निगेटिव चार्ज मान लो। ठीक, इसे बोलते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस। स्ट्रे कैपेसिटेंस का मतलब जो बाहर है, जो हम नहीं चाह रहे थे, स्ट्रे फील्ड के कारण जो कैपेसिटेंस है, दैट कैपेसिटेंस इज कॉल्ड स्ट्रे कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर की कैपेसिटी ऐड होगी, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन और दूसरा एक बाहर वाले स्फीयर को कंडक्टर मानते हुए कैपेसिटी, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड क्यों कर दें सर, सीरीज में भी तो हो सकते हैं, पैरेलल में क्यों पैरेलल में, देखो जरा इसकी अंदर वाली सरफेस सामने जिस सरफेस के रखी है उसका पोटेंशियल कितना है
0, और इसके बाहर वाली सरफेस सामने जिसके रखी है उसका पोटेंशियल कितना है 0, दोनों 0 पे हैं दोनों प्लेट, ये सेम पोटेंशियल पे, तो इसलिए पैरेलल में, पैरेलल में तो कैपेसिटी ऐड होगी, तो कैपेसिटी ऐड किसकी किसकी होगी, अंदर वाले की एक कैपेसिटर की और बाहर वाला कंडक्टर की तरह, 4πε0b। ठीक, क्लियर, इसको बोलते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक शानदार चीज बताता हूं कैपेसिटर में। कैपेसिटर में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चा पार्टी को, वो दिक्कत आती है स्विच बंद कर दिया, चार्ज कितना फ्लो करेगा, हीट कितना जनरेट होगा। हीट जनरेट करने में नानी याद आ जाती है, क्यों, क्योंकि हीट जनरेट करने में हमें यूज करना पड़ता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। क्या ये फॉर्मूला कभी जीवन में सुना आपने, कभी किया है ये क्वेश्चन, नहीं किया, शॉर्ट ट्रिक भी पता है इसकी, चलो फिर तो अच्छी बात है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बात बताई थी, डेल्टा 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 क्यू आई क्या है, समेशन किसका, फाइनल लिखेंगे चार्जेस, उसके बाद बहुत बढ़िया, चलो और तुम बोलो यही यही मेथड है। ठीक, चलिए एक और मेथड देख लीजिए आप। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा मेथड जो हमेशा काम करेगा, नो एक्सेप्शन। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम जो आपने नाम में हाई-फाई जो ले रहा हूं, घबराओ नहीं, सब यूज करते हैं। और उसको यूज कैसे करते हैं लोग, थेवेनिन नाम नहीं लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, इक्विवेलेंट बैटरी। सुना है इक्विवेलेंट बैटरी का कॉन्सेप्ट, है ना, वो एक्चुअली में थेवेनिन थ्योरम है ना। इक्विवेलेंट बैटरी पर नाम लेकर के धीरे से सटका दिया जाता है बिना प्रूफ दिए, एक्चुअली में उसका प्रूफ वो थेवेनिन थ्योरम ही है। तो मैं एक मेथड बताने जा रहा हूं बेस्ड ऑन थेवेनिन थ्योरम टू कैलकुलेट हीट जनरेट एंड चार्ज फ्लो बोथ, दोनों को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, सुनते जाइए। तो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू a switch and amount of heat generation, amount of heat generated in the circuit। ठीक है, स्टेप पहले लिख लो फिर समझाता जाऊंगा, पहले लिख लो। ठीक है, सबसे पहले फाइंड potential difference in bracket delta V naught, ठीक है, across the two terminals of switch which has to be closed। जिस स्विच को क्लोज करना है जिन टर्मिनल्स को, उनके अक्रॉस क्या निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका नाम क्या रख दो, डेल्टा वी नॉट, रख दिया। ठीक, दूसरा फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट, इसको सी नॉट बोल रहा हूं, अक्रॉस द सेम टू terminals by assuming all capacitors as uncharged capacitor, as uncharged, and by replacing all the batteries with resistance less wires। ठीक, ठीक है, चलो इस मेथड को देख लेते हैं करके। तो पहला क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो इस पर।
एक कैपेसिटर को सी, इसकी कैपेसिटी है V1 वोल्टेज तक चार्ज किया, चार्ज था ये, फिर इसको V2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, इसको बंद करते हैं। हमसे पूछा गया है बताइए कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना हीट जनरेट होगा। मेथड सीखने के लिए मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया, ये मत सोचना कि इतना सिंपल क्वेश्चन ले करके जो है सिंपल दिखा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात। ठीक, स्विच के क्रॉस सबसे पहला काम पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो मैं ए से बी की ओर चलता हूँ, तो वी ए इधर घूम जाओ, क्या लिखूँ, प्लस V1, अबे बोलो ना यार, V2 इज ग्रेटर देन V1 मान लेता हूँ, माइनस V2 इक्वल टू VB आ गया, आ गया। चलो डेल्टा V नॉट की वैल्यू बोलिए कितनी है, मतलब VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है, V2 माइनस, आ गया। चलिए सी इक्विवेलेंट बताइए, केवल सी रहेगा, तो आंसर है, अच्छा अभी बस ये आंसर तो बाद में निकालेंगे, ये वो दो स्टेप हो गए जो मैंने लिखवाए हैं। क्या ये निकालना सीख लिया, इसका मीनिंग समझ में आ गया सबको? तो तीसरा स्टेप लिखो। नाउ अमाउंट ऑफ चार्ज which flows through the switch will be given by delta Q equals to C naught into delta V naught, and heat generated in the circuit will be given by half C naught into delta V naught का square, always with no exception. ठीक, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में चार्ज कितना फ्लो करेगा बोलिए, CV2 माइनस, और हीट जनरेटेड बताइए, हाफ CV2 माइनस V1 का फुल स्क्वायर, खत्म। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जे एडवांस में। हाँ, दोनों में से कोई भी ले लो। हाँ, अच्छी बात इसने पूछी है, V2 माइनस V1 को ही क्यों लिया। मैंने V2 माइनस V1 को लिया ये मानते हुए कि कौन बड़ा है, V2 बड़ा है। V2 बड़ा है का ध्यान से सुनो, V2 बड़ा होने का मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो जो हमारा चार्ज आया है वो बड़े से छोटे पोटेंशियल की ओर आएगा, ए से बी की ओर। इसका मतलब स्विच बंद करने के बाद डेल्टा क्यू का ये डायरेक्शन होगा, अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई, और अगर निगेटिव आई तो अपोजिट होगा, और अगर V1 माइनस V2 लेते तो इसी का जस्ट उल्टा होता। क्लियर, इस बात को नोट कर ले, अब पूछा है तो नोट कर ही ले। ठंड, हाँ इस समय भैया बीमारी बहुत तगड़ी हो रही, लोग जुकाम सर्दी बुखार, हम तो भुगत चुके हैं बहुत तगड़ा वाला, 103 104 बुखार। पैरासीटामोल असर नहीं कर रही है, पैरासीटामोल खाने के बाद, क्रोसिन खाने के बाद 103 104 बुखार। एंटीबायोटिक तो चल ही रही है, उसके बाद फिर दूसरा केमिकल दिया गया मुझको, कुछ नेफ्टॉल पता नहीं क्या बोल करके एक और मेडिसिन दी गई बुखार उतारने के लिए, तब जा करके बुखार थोड़ा उतरा। ऐसा 3 दिन रहा, तो बहुत तगड़ा। और फिर सबसे मेन बात, परिवार में सबको ऐसा ही सेम। तो कोरोना चेक कराया था, कोरोना तो निकला नहीं, लेकिन वो एंटीजन टेस्ट कराया था। लोग बता रहे थे कि हो सकता, डॉक्टर बता रहे थे कि वो RT-PCR कराते तो शायद पॉजिटिव आ जाता। मैं कहा ठीक है, क्या कराना है, कोरोना बढ़ रहा है इस समय, ये समझ लो। तो ये नेचुरल टीका लग रहा है सबके बेटा, जिनके नहीं भी लगा उनके लग रहा है। मेरे 3 लग चुके हैं, मतलब बूस्टर डोज भी लगवा चुका हूँ।
उसके बाद ये हाल है। विकेटी सर की तबीयत खराब हो गई थी कल, उनके उनको भी वही बुखार, गला खराब। हमने कहा दूर रहो मेरे से। चलिए खैर, क्वेश्चन करते हैं एक जेई में आया हुआ। करते क्या बे, तुम लोग करो। करते हैं, इतना पढ़ा दिया काफी है। हैं? कब? क्या गलती कर दी थी? मैंने कम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अरे वो तो याद ही मत दिलाओ मेरे को यार, बहुत ही अफसोस होता है, किन नालायकों के बीच में फंस गया। फाइंड चार्ज, फाइनल चार्ज and heat generated in the circuit, final charge on each capacitor and heat generated in the circuit after closing the switch S. शुरू हो जाइए। अनचार्ज, ऊपर वाला कैपेसिटर अनचार्ज। तू कहाँ पढ़ता था? किससे पढ़ा था फिजिक्स? अक्स से, अमित कुमार सिंह, अक्स उसका नाम, उसको मैं एक्स बुलाता हूँ। तो वाले बैच में और कौन था तेरे अलावा, TXOA1 में, जिसमें मैं गया था? और कोई था यहाँ से? कोई नहीं। अच्छा, आर्यन, वो तो खैर समझ में आ ही गया था, वो भी बेचारा इमोशनल ही था, है ना? अभी कैसी चल रही पढ़ाई उसकी? वो भी लुट पिट गया? है? 9V²C/2, यही आ रहा है? अबे पहले आपस में सही कर लो तुम, फिर बताओ आंसर। चलो बस सब जल्दी निकालो, बाकी लो। आ गया? बोल। 9 आ रहा भाई, देख ले तू। तुम बिटिया कहाँ पढ़ी? सचिन सर से? कौन से बैच में? TG1? फिर उसके बाद यहाँ पर? तो उसके बाद सचिन सर से ऑनलाइन? अच्छा। अच्छा, तो अभी भी चल रहा है, तो उसी में पढ़ रही थी? बताओ वे काय खीकी खीकी कर रहे हैं? है? 45 CV² नॉट स्क्वायर बाई 2 भाई। लो, एक और आ गया मार्केट में आंसर। तेरा कितना आ रहा है बे? 9/4? 9/4 लॉक कर दें? चलिए भाई, देख लेते हैं।
9/8 एक मार्केट में और आया नया 9/8। कोई और बचा तो भाई देख लो अभी। 9/2 4। तो 9/4 कितने लोगों का आ रहा है? 9/4 ही। 2C 2C C और C/2। C/2 हो गया, C इक्विवेलेंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस 2V 3V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाफ इंटू C/2 इंटू 3V का होल स्क्वायर, 9CV²/4 इज द आंसर। हीट जनरेटेड इन द सर्किट इज 9CV²/4। ठीक है। फाइनल चार्ज तो C/2 इंटू 3V, 3CV/2 फ्लो करेगा। किधर से किधर फ्लो करेगा? कौन हाई पोटेंशियल पर है? लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट से राइट, इसका मतलब क्लॉकवाइज फ्लो करेगा चार्ज। क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कितना? 3CV/2 आया ना, तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा 3CV/2। तो ये वाले कैपेसिटर में बचेगा CV/2, वो वाले कैपेसिटर में बचेगा 4CV माइनस 3CV/2, 5CV/2, और ऊपर वाले में आ जाएगा 3CV/2। ये फाइनल चार्ज है। ठीक, क्या इसमें कोई डाउट? क्या इसे हवा में बता दिया, क्या चल रहा है ये सब बताया नहीं? आ गया समझ में? एक बार चार्ज फ्लो या हीट जनरेटेड? चार्ज फ्लो। तो चार्ज फ्लो की वैल्यू पहले निकाल ले, कितनी आई? ये तो समझ में आ गया बेटा। अच्छा अब ये देख जरा, कौन हाई पोटेंशियल पर है? ये वाला भी समझ में आ गया, ये हाई पोटेंशियल पर है। अच्छा तो यहाँ ये लो पोटेंशियल पे, तो हाई से लो फ्लो इधर करेगा फ्लो। अच्छा तो क्लॉकवाइज फ्लो करा दे। अब सबकी पॉजिटिव प्लेट देख, हमेशा कंफ्यूजन से बचने के लिए। नेगेटिव में गलती कर जाते हैं सब बच्चे। तो इस पर टोटल चार्ज पहले कितना था? 2CV। ठीक, और इधर फ्लो कर रहा है बच्चा, तो इस पर पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज कम हो जाएगा, 3CV/2 निकल गया इससे। तो बचा कितना? CV/2। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से निकला चार्ज, और पहले कितना था? 4CV, और 3CV/2 निकल गया, तो 5CV/2 बचा। और ये अनचार्ज था, तो इस पर तो जो गिरा वही आंसर है, 3CV/2। ठीक, कोई और डाउट किसी को? समझ में आ गया? चल अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। अगले क्वेश्चन के लिए रोडो खोलता हूँ। रोडो में क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। रोडो है किसी के पास? देख पास कर। यार रियंत की रोडो मत खरीदा करो बे, बोल बोल के हम थक गए। इतनी गलतियां हैं, बच्चों को इतना डिप्रेशन में ले आती है किताब ये। एक तो बड़ी मुश्किल से बेचारे वो रोडो सॉल्व कर पाते हैं, हाँ, उसके बाद पता चलता है अरे क्वेश्चन गलत है, बाल और नोच लेते हैं अपने। डायग्राम बनाइए। 132 है। क्या अरियंत के अलावा और किसी पब्लिकेशन की मिलती नहीं है क्या? Which is shifted from position 1 to 2. Find heat generated in the circuit. Switch is shifted from position 1 to position 2. Find heat generated in the circuit. Question लिखे। Switch S. This is switch S. Switch S is shifted from position 1 to 2. Find heat generated in the circuit. क्वेश्चन क्लियर बेटा?
हाँ नहीं, बीच वाला सी नॉट है, बाकी के साइड वाले सी। हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन भी कर रहा है? अब नहीं करें, अभी अभी नहीं करें। अच्छा, है तेरे पास प्लस का सब्सक्रिप्शन? अच्छा, मार्गदर्शन वालों को प्लस का सब्सक्रिप्शन थोड़ी मिला होगा, मिल गया? क्या बात है। हाँ अच्छा, जो उतने दिनों के लिए जो ऑफर चला था उसमें, तो कितना, 45 दिन का वापस शुरू कर दिया? अच्छा, कितने दिन का? 2 सितंबर से? नहीं, शायद 97.5 से ज़्यादा जिनका परसेंटाइल है, इसी ने तो डाला था वो शायद ग्रुप पे। उस प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी बच्चे हैं ना, क्योंकि शाम तक आते आते उस वीडियो के जाने कितने व्यू हो जाते हैं, बहुत सारे, हजारों में जाता है उसका आवर्स, मतलब 4000 आवर्स एक दिन में जा रहा है एक लेक्चर का। उसका मतलब है बहुत सारे बच्चे देखते होंगे उसका। आ गया बच्चा, आंसर है क्या? और बाकी लोग जल्दी करो बेटिया। तुम लोग पुनीत सर से पढ़े, इधर वाले, राहुल यादव सर से, आरवाई सर से, पूरा 2 साल? हाँ हाँ, बहुत सारे टीचर से पढ़े इसलिए कंफ्यूज हो गए। सारे टीचर देख लिए? सारा? वाह, अब नहीं बचा था केवल, वो भी ले लिया। सही है, ऐतिहासिक बैच कहलाएगा ये, हाँ? अगले साल वाला भी ऐतिहासिक कहलाएगा, पर बेचारों को पहले तो सिलेबस चेंज हो गया, मेंस की चीज़ें एडवांस में आ गई, और उस पर अगर सी यू ई टी, नीट और ये सब एक हो गए तो आ हा, हाँ, या फिर जेई। अब नहीं लेगा तो एनटीए। अच्छा, चेंज हो रहा है? हाँ? हाँ, अच्छी चीज़ तो वही, हमारे लिए तो फायदेमंद वही है हालांकि। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आ, बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही थी, नीट अभी भी ओएमआर पर हो रहा था, यही नहीं समझ में आ रहा था ऐसा क्यों भाई। मेंस कंप्यूटर पे, जेई मेंस, और नीट ओएमआर पे, जैसे नहीं भाई तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम थोड़ा देहाती आदमी हो, तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। बहुत हुए, बहुत सारे कंप्यूटर में ग्लिच बहुत तगड़े हुए हैं इस बार। हाँ, बहुत बच्चों की कंप्लेन आई है ग्लिच को लेकर के, फॉर्मेट बेकार कर दिया। अच्छा, अरे बाप रे बाप। हाँ, टाइमर दिखाई नहीं रहा था तेरे? अरे माय, तेरा अच्छा था। और ये नॉर्मल सब में ग्लिच आ रहा था मैक्सिमम, है? अरे बाप रे, तुम लोग का सही हो गया था।
लाइट गई थी, अरे बाप रे बाप, खतरनाक ग्लिचेस हुए हैं। जूम आउट करना पड़ता था, क्यों? नहीं, अरे बाप रे बाप, तो जूम आउट करने पे एक साथ पूरा क्वेश्चन भी नहीं दिखाई देता होगा, ऐसे स्क्रॉल करते हुए पढ़ते होगे। अच्छा, जूम इन करने पे पूरा सड़क से जरा सा में आ जाता है। आज शीट भी नहीं दे रहे थे। तभी ये सब बवाल हुआ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए लोग, आज भी पहुंचा है कोई, आज या कल पहुंचा था कोई, अब होना तो कुछ नहीं है शायद। हाँ। चलो खैर, अब इसका आंसर देख लेते हैं निकाल के। पहले 1 से कनेक्टेड था बच्चा पार्टी, और इस समय स्टडी स्टेट आ चुकी थी। ठीक, ध्यान देना जरा, पहले 1 से कनेक्ट कर दिया मैंने, पोटेंशियल असाइन कर देते हैं, ये 0, ये 0, ये E, ये E। ठीक, तो ये भी E हो गया। अच्छा, अब इसे डिटैच करोगे या ले को S को, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, अभी हवा में है, इतना पोटेंशियल लेकर के 0 है हवा में, तो स्विच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बच्चा पार्टी E। एक काम खत्म, दूसरा काम देखते हैं। स्विच के अक्रॉस C इक्विवेलेंट बाय रिप्लेसिंग द बैटरी विद वायर, रेजिस्टेंस लेस वायर। तो C, ये C, और यहां पर एक कैपेसिटर है, उसको बाहर खोल दे। चलो अभी इधर रखते हैं, ये और ये, इन दोनों के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है, निकालना है कि नहीं? इसको भी बाहर निकाल दो, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। C0 पलट दो, इसको पलट दो, तो तुम्हें थोड़ा क्लियर दिख जाएगा, सीरीज और पैरेलल, यही 2 टर्मिनल है। ठीक, C इक्विवेलेंट आ गया क्या, कितना, इन दोनों का 2C, तो C0 इंटू 2C अपॉन C0 प्लस ये क्या है C इक्विवेलेंट इंटू हाफ इंटू E स्क्वायर, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या जी, समझ में आ गया? चलो इरोडो का एक और क्वेश्चन जो है नोट कर लो, ये करके लाना नेक्स्ट क्लास में, इसी के जस्ट बाद वाला 1.33 ये करके लाइएगा। 1.33 नहीं, 133 अरिहंत के हिसाब से, अरिहंत के हिसाब से 133, ठीक है। और या इसके बाद वाला क्वेश्चन बिना पेन उठाए इसका आंसर आ जाना चाहिए, इतना आसान है ये। ठीक, तो ये कैपेसिटर से रिलेटेड बातें हो गई खत्म। नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर देंगे अपन। कैपेसिटर में कोई और, हाँ लीकेज करंट बतानी है, याद दिला देना नेक्स्ट क्लास में। ठीक, लीकेज करंट पढ़ा दूंगा। हाँ, होमवर्क बताओ, वो सीट मिल गई कि नहीं मिल गई करंट वाली? और वो नहीं मिली है तो मैं नहीं जानता, फोटोकॉपी कराओ चाहे जैसे कराओ, कंप्लीट जानी चाहिए। ठीक, चलो, और संडे भी तो पढ़ रहा है, उसके आगे वाली भी कर लो, मैग्नेटिज्म वाली भी टेस्ट है। ठीक है, कैपेसिटर वाली करनी है कि इलेक्ट्रिसिटी वाली? तो कैपेसिटर वाली कर लो ना यार, टेस्ट कौन, 2 पेपर है, 2 ही होंगे ऑब्वियसली, अब थोड़ी मेन से। ठीक है।